नमस्कार, मैं हूं शिवेंद्र श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं श्रेष्ठ भारत। चुनाव आयोग ने 5 राज्यों में चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया है और इसी के साथ सत्ता का सेमीफाइनल शुरू हो गया है। हर राज्य में सुगबुगाहट शुरू हो गई है जहां जहां चुनाव होने हैं। सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि इन राज्यों में किन किन तारीखों को चुनाव है। छत्तीसगढ़ में 7 और 17 नवंबर को, मध्य प्रदेश में 17 नवंबर को और राजस्थान में 23 नवंबर को। इसी के साथ छोटे राज्य लेकिन बहुत महत्वपूर्ण राज्य मिजोरम में 7 नवंबर को और तेलंगाना में 30 नवंबर को चुनाव होने हैं। और इन सब चुनावों का जो नतीजा होगा उसकी काउंटिंग होगी 3 दिसंबर को। और इन सब जगहों पर चुनाव के दौरान जो वोटर्स हैं वो करीब 15 करोड़ वोटर्स हैं जो कि इस बार वोट देंगे, जिसमें से 60 लाख ऐसे वोटर हैं जो पहली बार वोट दे रहे होंगे। इन सब से अलग सियासी समीकरण बहुत पहले से बदलना और बिगड़ना शुरू हो गया था, चाहे वो बात मध्य प्रदेश की हो, चाहे राजस्थान की हो या फिर उधर दूसरे राज्य जो मिजोरम और तेलंगाना हैं। सबसे पहले हम बात आज करेंगे मध्य प्रदेश की और हमारे साथ जुड़ रहे हैं वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथी संदीप कुमार जी। ये बताइए संदीप जी, जो मध्य प्रदेश में इक्वेशन इस बीच आपको बनती दिखी, किस ओर जा रहा है चुनाव, क्या लगता है आपको? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि लगातार शिवराज सिंह वहाँ पे चीफ मिनिस्टर रहे हैं, 3 बार चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं। पिछली बार भले ही कांग्रेस आई थी, लेकिन कुछ दिनों बाद ज्योतिरादित्य सिंधिया के पलट जाने की वजह से वहाँ पे फिर से बीजेपी की सरकार बनी। इस बार मध्य प्रदेश की हालत जो है वो कुछ डिफरेंट है। वो इस लिहाज से डिफरेंट है क्योंकि अभी तक जो बीजेपी ने लिस्ट जारी की है उसमें शिवराज सिंह चौहान का नाम नहीं है। और शिवराज सिंह चौहान पिछले 10-15 दिनों से अगर आप देखेंगे तो जो सभाएं कर रहे हैं उसमें वो एक तरह का जनमत संग्रह कर रहे हैं और लोगों से पूछ रहे हैं कि मुझे चीफ मिनिस्टर बनना चाहिए या नहीं, मेरा काम अच्छा था या नहीं, या प्रधानमंत्री मोदी को प्राइम मिनिस्टर बनना चाहिए या नहीं, या बीजेपी को केंद्र की सरकार में आना चाहिए या नहीं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो एक तरह से आप कह सकते हैं कि शिवराज सिंह चौहान की हताशा दिखा रही है। दूसरी तरफ कांग्रेस का कहना है कि शिवराज सिंह का ये एक्ट जो है वो अपने आला कमान पे दबाव बनाने की रणनीति है। तो कुल मिला के अगर आप देखें तो जो प्राइम मिनिस्टर की वहाँ पे सभाएं हुई हैं उसमें भी स्टेट जो शिवराज सिंह चौहान सरकार के कामकाज का लेखा जोखा नहीं दिया जा रहा है। इस नाम पे चुनाव लड़ा जा रहा है कि केंद्र सरकार ने क्या किया, कहीं भी स्टेट गवर्नमेंट के कामकाज का जिक्र नहीं है। और दूसरी तरफ क्या है कि जो हैवी वेट कैलाश विजयवर्गीय और नरेंद्र सिंह तोमर जैसे लोगों को चुनाव में उतारा गया है, वो अपने आप में सीएम के कैंडिडेट के रूप में देखे जा रहे हैं। तो ये एक अजीबोगरीब स्थिति वहाँ पे बीजेपी के लिए फंसी हुई है क्योंकि उनकी वहाँ सरकार है। देखिए, बीजेपी हमेशा से जानी जाती है कि वो अचानक से फैसले लेते हैं और आला कमान यानी ऊपर के ही लोग जो फैसला कर देते हैं सबको मान्य होता है। लेकिन शिवराज सिंह चौहान ने जिस तरीके से एक तरीके से मुखालफत दिखाई है, पब्लिक रैली में जिस तरह की बातें कही और जिस तरह की लगातार वो बातें कह रहे हैं और उसके बाद टिकट न दिया जाना, क्या लगता है बीजेपी के लिए मुश्किल भी हो सकती है? क्योंकि शिवराज सिंह चौहान इतने सालों से सत्ता में हैं। अगर आप गौर करें तो 2014 में नरेंद्र मोदी के पैरेलल खड़े होते थे, लेकिन अचानक से उनका टिकट भी कट गया, उनकी बात भी सुनी नहीं जा रही और उनको अब इस स्तर पर उतरना पड़ा। तो क्या ये भीतरघात का इशारा करता है या फिर एक ऐसे रिबेलियन हो जाने का इशारा करता है जो आगे बीजेपी के लिए मुश्किल कर सकती है? देखिए, अभी तक जो 2 ही लिस्ट बीजेपी की आई है, अभी और लिस्ट आनी है। हो सकता है शिवराज सिंह चौहान आगे वाले लिस्ट में रिफ्लेक्शन उनके नाम का रिफ्लेक्शन हो, लेकिन जिस तरह से पूरा माहौल चल रहा है वो अपने आप में चौंकाने वाला। बीजेपी के लिए सबसे बड़ा साख जो इस पूरे 5 विधानसभा चुनाव हो रहे हैं उसमें हिंदी भाषी क्षेत्र जो है मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान, इसमें वो किसी कीमत पे छोड़ना नहीं चाह रही है। लेकिन इस बार थोड़ा टफ है और ये कहा जा रहा है कि मध्य प्रदेश में कांटे की टक्कर होने वाली है। देखिए, अब 2 चुनौतियां आ गई बीजेपी के सामने। एक तो चुनौती ये कि क्या वो दूसरी पार्टियों से जीतेगी या नहीं जीतेगी, दूसरी ये जो अंदर चल रहा है रिबेलियन वाला माहौल। तो क्या दोनों फ्रंट पर बीजेपी तैयार है, आपको लगता है? क्योंकि नरेंद्र मोदी अपने तरीके से वहाँ पर प्रचार प्रसार करने में जुट गए हैं और वहाँ पर तमाम केंद्र की योजनाओं की बात कर रहे हैं एक तरफ, दूसरी तरफ शिवराज चौहान जो राज्य की योजनाएं हैं और अपनी खुद की बात कर रहे हैं। तो क्या लगता है ये अब मोदी के चेहरे पे ही लड़ा जाएगा या फिर मध्य प्रदेश सरकार के अपने कामकाज के मुद्दों पर लड़ा जाएगा? देखिए, पिछले अगर आप रैलियां देखें और जो प्रधानमंत्री और जो नेशनल लेवल के लीडर्स गए हैं और उनकी चुनावी जो रैलियां हुई हैं उनमें साफ तौर पे ये कह दिया गया है कि मिलजुल कर केंद्र के कामों पे सरकार बनेगी। अभी तक वहाँ चीफ मिनिस्टर के फेस की घोषणा नहीं की गई है और जिस तरह से मोदी का चेहरा लेके
आगे बढ़ रही है मध्य प्रदेश में बीजेपी, और शिवराज सिंह चौहान में यही सबसे बड़ी आप कह सकते हैं घबराहट है। और यही वजह है कि वो जो सेंट्रल लीडरशिप के अलावा वो जो रैलियां कर रहे हैं अपनी, उसमें वो अपनी लाडली योजना और दूसरी जो योजनाएं हैं जो स्टेट की हैं उसको प्रमोट कर रहे हैं और उसी से संबंधित सवाल लोगों से पूछ रहे हैं। लेकिन मोदी बात करते हैं लाडली योजना की तो केंद्र सरकार की बात करते हैं, जबकि ये योजना राज्य सरकार की है, भले ही उसमें केंद्र से भी फंड मिला हो। लेकिन जब शिवराज चौहान बात करते हैं तो लाडली योजना की तो बात करते ही हैं, साथ साथ पब्लिक ओपिनियन भी लेने की कोशिश करते हैं। क्या मुझे दोबारा आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए, क्या नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनना चाहिए कि नहीं चाहिए, क्या जनता इससे एक तरीके का इशारा ये नहीं ले रही है कि दोनों में जो नाराज़गी है या दूरी बन रही है या जो रिफ्लेक्शन हो रहा है वो कहीं ऐसा ना हो अनस्टेबल हो जाए और उसी का फायदा विपक्षी उठा ले जाए? देखिए, ये इसमें एक बात और समझने की बात है शिवेंद्र, अगर आप शिवराज सिंह चौहान को देखें तो वो स्टेट में जहाँ भी जा रहे हैं वो 1 to 1 कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं अपने स्टेट के लोगों से, और जगह जगह वो बोल रहे हैं कि मैं मामा हूँ और भांजे भांजियाँ इस तरह से कल मैं चला जाऊँगा तो क्या होगा। तो ये क्या है कि वो लोगों को कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। आने वाले समय में किस तरह से ये पूरा चुनावी माहौल बीजेपी के लिए बनता है वो समय देखने वाली होगी, लिस्ट के बाद सारी चीज़ें समझ में आएंगी। तो ये मध्य प्रदेश की बात हुई, लेकिन राजस्थान में भी माहौल कुछ ऐसा ही है। भले ही वहाँ पर वसुंधरा ने खुल करके कोई बगावत न की हो, खुल करके कोई ऐसी बात न कही हो, लेकिन हाल के महीनों में जिस तरह से वसुंधरा चाहे वो गहलोत से मिली या कुछ ऐसे इवेंट्स हुए जिसमें इशारा इस तरफ मिला कि अगर वो नाराज़ हैं तो वो नाराज़गी केंद्र तक पहुँचे, क्या ऐसा ही माहौल राजस्थान में बनता दिख रहा है? क्योंकि वहां तो ये माना जा रहा था कि राजस्थान में जैसे मध्य प्रदेश में बीजेपी के लिए मुश्किल है वैसे राजस्थान में कांग्रेस के लिए मुश्किल है। बिल्कुल, राजस्थान एक ऐसा स्टेट है जहां पे इस बार बीजेपी अपर हैंड देख रही है। और जहां तक बात आप करें वसुंधरा राजे की, तो जो पिछली रैली प्रधानमंत्री की हुई है तो वसुंधरा राजे थी उसमें, लेकिन दिया सिंह जो है उनकी बड़ी भूमिका देखी जा रही थी। और अभी तक जो चीज़ें छन के आ रही हैं सामने, एक बात अभी ये रिसेंट कल परसों की आप कह सकते हैं बीजेपी में डेवलपमेंट है, ये कहा जा रहा है कि वसुंधरा राजे स्टेट की बड़ी लीडर हैं बीजेपी की, और जो चुनाव लड़ा जाएगा उनका जो सजेशन होगा उनको सबसे ऊपर रखा जाएगा। साथ में जो स्टेट के लीडर्स हैं बीजेपी के उन सब से नंबर 1 रहेंगी वसुंधरा राजे सिंधिया। तो कुल मिला के अभी आप ये कह सकते हैं कि ऊँट किस करवट बैठेगा, ये आप टिकट मिलेगी और उसके बाद चीज़ें होंगी, क्योंकि टिकट में ही ये साफ हो जाएगा कि इसमें वसुंधरा राजे की कितनी चली है। तो कुल मिला के अभी ये आप उस जो स्थिति सरफेस पे दिख रही है मध्य प्रदेश में वो अभी यहाँ पे नहीं दिख रही। यहाँ हालात पहले से थे ऐसे, लेकिन जो डेवलपमेंट हुए हैं वो चीज़ें जो हैं वो अब बदली हैं धीरे धीरे, और बीजेपी को माना जा रहा है कि वो अपर हैंड है। देखिए, चंद महीनों में ही लोकसभा के चुनाव हैं। अगर सीटों के लिहाज से देखा जाए तो मध्य प्रदेश, राजस्थान, बिहार और उत्तर प्रदेश के बाद सबसे बड़े स्टेट आते हैं जहां की सीटें बहुत मायने रखती हैं। भले ही यूपी में 80 सीटें हों और वो जीतने हारने के लिए बहुत कुछ तय करती हों, लेकिन मध्य प्रदेश, राजस्थान को और बिहार को भी नहीं अलग किया जा सकता। बिहार में भले ही अभी चुनाव नहीं है, लेकिन इन दोनों राज्यों में जहां सबसे ज़्यादा सीटें हैं, इस तरह से जो शीर्ष नेतृत्व है राज्य का, वो नाराजगी या उससे दूरी या उसको किनारे कर दिया जाना क्या बीजेपी को नुकसान करता दिख रहा है आपको? देखिए, ये तो बीजेपी की अपनी रणनीति है। दूसरी बात ये भी है कि आप वसुंधरा राजे को एक साइड करके चुनाव आप सोच नहीं सकते कि राजस्थान में लड़ा जाएगा। उनकी नाराज़गी बहुत बड़ा मायने रख सकती है स्टेट के लिए। तो ये कहना कि ये सही बात है कि ये एक सेमीफाइनल है जो कि लोकसभा चुनाव को रिफ्लेक्ट करेगा, और उस पर ही सारी चीज़ें सारा दारोमदार उसी पे टिका हुआ है। ये चुनाव अगर बीजेपी स्टेट्स में, खास कर हिंदी भाषी स्टेट्स में जीतती है तो उसके लिए बहुत बड़ा बूस्टअप होगा। लेकिन कर्नाटका की तरह अगर खुदा ना खास्ता बीजेपी हारती है तो एक सेटबैक होगा जो कि रिफ्लेक्ट करेगा 2024 के लोकसभा चुनाव। ये तो हो गए अंदरूनी जो राजनीति और उठापटक की बात, लेकिन इन दोनों राज्यों में खास तौर पर मध्य प्रदेश, राजस्थान, हालांकि मिजोरम और तेलंगाना का थोड़ा सा फ्लेवर अलग है, वहाँ के वोटर्स अलग हैं, वहाँ की प्रायोरिटीज़ अलग हैं, लेकिन इन दोनों राज्यों को माना जाता है कि हिंदी बेल्ट के राज्य हैं और इनकी बातें, इनके मुद्दे, इनके राजनीतिक जो सरोकार होते हैं वो केंद्र को पूरी तरह से प्रभावित करते हैं। क्या लगता है कि इन दोनों स्टेट्स में किस तरह के मुद्दे हावी रहने वाले हैं अदर देन ये जो इंटरनल पॉलिटिक्स है? अगर आप बात कीजिए राजस्थान की, तो राजस्थान में गहलोत ने 2 मास्टर स्ट्रोक चले हैं अभी पिछले 3-4 दिनों में। पहला तो जातिगत सर्वे की घोषणा की थी और उन्होंने उसको लागू कर दिया है। दूसरा, 8-10 ऐसे इन्होंने डेवलपमेंट कमेटीज़ बनाई हैं। ये कमेटीज़ जो हैं
अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के बेटरमेंट के लिए काम करेगी। अलग अलग 8 कमेटियां बनाई हैं, 5 लोग उसमें रहेंगे और वो उनके डेवलपमेंट के लिए वर्क करेंगी। तो वो भी एक कोशिश देखी जा रही है कि अनुसूचित और SC/ST बेसिकली अनुसूचित जनजाति को अपने ओर खींचना। दूसरा, ये जो कास्ट सर्वे की बात कर रही है, ये पिछड़ों को भी अपने तरफ लाने की कोशिश की जा रही है। इन सब के बीच में अशोक गहलोत के लिए एक बड़ा जो चैलेंज है, बीजेपी की तरह ही जितना बड़ा चैलेंज है, सचिन पायलट और अशोक गहलोत के बीच की खटास और बीच की दूरियां छिपी नहीं हुई हैं। अभी पिछले कुछ दिनों पहले इसको कांग्रेस आला कमान ने दुरुस्त करने की कोशिश की है। CWC में सचिन पायलट को ले जाया गया है और 2 डिफरेंट चीज़ें इसमें शिवेंद्र हैं। एक तो ये है कि सचिन पायलट जो हैं वो युवाओं को टिकट देने के पक्ष में है इस बार राजस्थान में, जबकि अशोक गहलोत चाहते हैं कि वो जिताऊ उम्मीदवार चुनाव लड़े और वो फिर से उनकी सरकार, यानी बीजेपी में नहीं कांग्रेस में भी अंदर से टसल है और ये टसल जो है वो किसी न किसी तरह की चुनावी नतीजों पर भी असर डालेगी, वोटर्स पे असर डालेगी। हालांकि इस बार जो वोटर्स हैं वो 60 लाख वोटर्स हैं, जो इसमें 20 लाख के आसपास राजस्थान और मध्य प्रदेश में ही हैं। तो क्या आपको लगता है ये जो नए वोटर्स जो हैं वो नौजवानों के साथ जाने वाले ज़्यादा लगते हैं या फिर मुद्दों के आधार पर जो अनुभवी लोग हैं उनके साथ जाने वाले लगते हैं? ये भी एक बड़ा मुद्दा रहने वाला है। बिल्कुल, देखिए जो यूथ होता है वो हमेशा से इम्पोर्टेंट होता है और वो माना जाता है कि वो देश के नब्ज को, करंट को वो पकड़ता है। तो जो आपके 60.2 लाख बताए रहे हैं 5 स्टेट में जो यूथ नए वोटर्स हैं, वो और दूसरे 18 से 30 के जो हैं वो बहुत बड़ी संख्या में है, वो रिफ्लेक्ट करेंगे। तो यूथ को ही साधने की कोशिश की जा रही है, साथ में जो दलित, पिछड़ा और अनुसूचित जाति जनजाति है उनको किस तरह से टैकल करेगी पार्टियां, ये सबसे बड़ा चैलेंज है। देखिए, राजनीतिक इक्वेशन की अगर बात करें तो मैं सिर्फ ये नहीं डिस्कस करना चाह रहा कि वहाँ पर किस तरह से विपक्षी पार्टियां हैं, जिस तरह के माहौल और हालात बने, चाहे वो यहाँ पर तेलंगाना में वहाँ की पार्टियों को साथ लाने की कोशिश केंद्र सरकार ने की हो या फिर मिजोरम के तमाम और मुद्दे रहे हों जिसको केंद्र सरकार सुनती न रही हो और विपक्ष के निशाने पर लगातार रही हो, तो क्या वहाँ के क्षेत्रीय मुद्दे ही महत्वपूर्ण रहेंगे या फिर वहाँ की जो राजनीतिक इक्वेशन है वो ज़्यादा महत्वपूर्ण? मिजोरम की अगर बात करें तो जो वहाँ पे स्थितियाँ हुई हैं पिछले दिनों, जैसे आप नागा और कुकीज़ का जो रहा है, वो सारी चीज़ें वो डॉट हुई हैं। तो वो क्या है कि वो कहीं ना कहीं यहाँ पे रिफ्लेक्ट जरूर करेगा, क्योंकि ये एक अलग एरिया है, ट्राइबल एरिया, यहाँ ट्राइबल्स ज़्यादा हैं और अपने आप में एक अलग डेमोग्राफी है इसकी। तो इस पूरे चुनाव में मुझे लगता है कि वो चीज़ें कहीं ना कहीं हावी होंगी जो पिछले दिनों घटनाएं हुई। लेकिन बीजेपी अब पूर्वोत्तर के राज्यों को भी छोड़ने के मूड में नहीं है। आमतौर पर बीजेपी वहां पर कमजोर मानी जाती थी, लेकिन हाल के सालों में देखा जाए 9 साल की सरकार केंद्र सरकार की हो गई और राज्य सरकार हो गई, उसके बावजूद वहां पर तमाम चीज़ें वो सेटअप इस तरीके से करने की कोशिश जरूर कर रहे हैं। और ये चुनौती बीजेपी के लिए जितनी बड़ी है उतनी विपक्ष के लिए है, क्योंकि विपक्ष आमतौर पर मानता था कि पूर्वोत्तर के राज्यों में खासकर कांग्रेस ये मानती थी कि वहां पर उनका कब्जा और दबदबा बना रहेगा। लेकिन चाहे मणिपुर की बात हो, चाहे मिजोरम की बात हो, आसाम की बात हो, नागालैंड की बात हो, इन सारे राज्यों में धीरे धीरे बीजेपी ने न सिर्फ अपने संगठन को मजबूत किया है बल्कि वहां के मुद्दों को, लोकल मुद्दों को राष्ट्रीय मुद्दा बनाकर के भी ये बताने की कोशिश की है कि पूर्वोत्तर के राज्य भी अब केंद्र के लिए ही ज्यादा जुटे, तभी उनको उतना फायदा मिलेगा। और ये 5 राज्यों के चुनाव हैं आने वाले केंद्र सरकार के चुनाव के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। चूंकि अब तारीखें तय हो गई हैं, चाहे वो चुनाव की तारीख हो चाहे रिजल्ट आने की तारीख हो, इसीलिए सभी विपक्षी पार्टियों ने कमर कस ली है और आने वाले वक्त में पता चलेगा कि आखिरकार ये सत्ता का सेमीफाइनल किसको केंद्र तक ले जाता है। लेकिन जो चुनाव का ये बिगुल फूका गया है और जो शुरुआत हुई है वो बड़ा रोमांचक होने वाला है। संदीप जी, बिल्कुल बिल्कुल। तो चुनाव की तारीखों और सत्ता के सेमीफाइनल पर यह थी हमारी खास पेशकश। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए श्रेष्ठ भारत। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।